ये है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र। ये ज्ञानेंद्र को देख रहे हैं, वो भारत आए। अगली तस्वीर देखिए जरा, भारत आए तो देखिए राजा ज्ञानेंद्र खुद गोरक्षनाथ मंदिर गए थे। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी उन्होंने। योगी आदित्यनाथ इसी गोरक्षनाथ के महंत भी हैं, तो सीधा नाता उनका योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाता है। तस्वीर दिखाइए जरा अगली। योगी आदित्यनाथ के साथ ये आप देख रहे हैं, राजा ज्ञानेंद्र ने योगी से मुलाकात की थी। दरअसल नाथ संप्रदाय से खास ताल्लुक है नेपाल के राजा का। अब देखिए जरा ताल्लुक क्या है, मैं आपको बताता हूं। गोरखनाथ पीठ का नेपाल से गहरा संबंध है। नेपाल में उन्हें दिव्य संत मानकर पूजा जाता है। नेपाल के राजा को गोरखनाथ से आशीर्वाद मिला था और उन्होंने नेपाल के पहले शाह वंश को अपना आशीर्वाद दिया था। गोरखनाथ मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर खुद योगी आदित्यनाथ हैं। पीठाधीश्वर की वजह से उनका नेपाल के शाही परिवार से रिश्ता है, क्योंकि नेपाल का शाही परिवार उनसे आशीर्वाद हासिल करता है। नेपाल का शाही परिवार गोरखनाथ के संतों को दिव्य संत के रूप में पूजता है। गोरखनाथ पीठ के महंतों ने नेपाल की राजनीति में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। महंत दिग्विजय नाथ ने नेपाल के राजा त्रिभुवन को सत्ता में स्थापित करने में मदद की थी। इसी परंपरा को योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। नेपाल में माओवादियों के उफान पर योगी ने नेपाल की राजशाही का समर्थन किया, क्योंकि नेपाल के माओवादी भारत के नक्सलवादियों से भी मिले हुए थे। योगी ने नेपाल के में राजशाही के साथ हिंदू राष्ट्र का भी साथ दिया। राजशाही खत्म होने के बाद भी योगी का समर्थन मिलता रहा है। योगी नेपाल की जनता में भी आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पूजे जाते हैं और यही वजह है कि नेपाल की जनता में योगी को लेकर आस्था है। गोरखनाथ पीठ को नेपाल और हिंदुत्व के बीच सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है, यानी ब्रिज की तरह काम करता है। सुनिए विदेश मामलों के जानकार दीपक बोरा साहब इस पर क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में नेपाल के जो भूतपूर्व राजा थे, जो शाह थे वहां पर, तो वो वापस गए और लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। हजारों लोग सड़क पे उतरे और उन्होंने कहा कि राजा वापस आओ, देश बचाओ। नेपाल के लोग तंग आ चुके हैं। जो इनके नेता हैं भ्रष्ट हैं, बेकार हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, कुछ कर नहीं पाते। चीन से तो ये जाता है, पैसे मांगता है, भीख मांगता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि चीन मुफ्त में कुछ नहीं देता। अब नेपाल के लोग ये बात समझ गए हैं। 2001 में जब 9/11 हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने मार पीट के तालिबान को भगा दिया था अफगानिस्तान से। और उस समय जो अफगानिस्तान के लोग थे, उन्होंने किंग जाहिर शाह, जो उनके शहंशाह होते थे, जिनको भी निकाल दिया गया था, उनसे कहा कि राजा वापस आओ और देश को बचाओ। उसको अंग्रेजी में कहते हैं हीलिंग टच। कोई बाहर से यहाँ आता है और लोग उसको कहते हैं कि हमें याद है कि जब आप यहाँ पर थे तो सब कुछ बड़ा अच्छा था, कुशल मंगल था, अब खराब हो गया। तो वो भी मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि लोग फिर कहने लगे कि यार उनका जमाना बहुत अच्छा था। नेपाल में भी यही हो रहा है। आइए अब आपको नेपाल की राजशाही की एक कहानी सुनाता हूं जो बहुत दिलचस्प है। जब पूरे राज परिवार की हत्या कर दी गई थी, तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर में आप देख रहे हैं बीरेंद्र शाह को, जो जिन्हें आप यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, और बीरेंद्र शाह के बगल में उनके सुपुत्र खड़े हुए हैं। उनके सुपुत्र ने ही राजा बीरेंद्र शाह की हत्या कर दी थी, और न सिर्फ उनकी बल्कि पत्नी और भाइयों की भी हत्या कर दी थी। आइए आपको बताऊं कि आखिर ये हत्या के बाद हुआ क्या, हत्या क्यों हुई, क्या वजह थी जिसके बाद बहुत खराब स्थिति पैदा हो गई थी। ये आप देख रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह के पहले वीरेंद्र विक्रम शाह राजा थे, और राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव की सपरिवार हत्या कर दी गई थी। वीरेंद्र शाह की हत्या उनके राजमहल नारायण हिती में कर दी गई थी। दरअसल जिसे नेपाल समेत पूरी दुनिया में दरबार हत्याकांड भी कहा जाता है। नेपाल में दरबार हत्याकांड 1 जून 2001 को हुआ था, जिसमें राजा और रानी समेत 9 लोग मारे गए थे। ये सभी लोग राजा वीरेंद्र के परिवार के लोग थे। इन सभी की हत्या एक गोलीकांड में हुई थी, जिसे राजा के बेटे दीपेंद्र ने अंजाम दिया था। उनके सामने